फांसी आवे से, गोली लगे से, सारे हाथ ठहरे, सारे बच्चे बाल रुवाए न सब। कब तक कारोकारी के नाम पर लाशें गिरती रहेंगी? मुझे बोला है कि भाई मुझे इसने बेगुनाह मारा क्यों, आखिरी सांस तक उसने मुझे यही बोला। एक और दिल खराश वाकया, हेयर ड्रेसिंग शॉप में खूनी खेल। पहली गोली लगी तो नीचे बैठ गया, दूसरी गोली लगी तब जाके यहाँ पे भी क्रॉस हो गई। हयाता बीबी के बाद 4 बच्चों का बाप भी मौत के घाट। यही बोला गया अगर इतने पैसे रखोगे तो फिर मैं मंजूर करूंगा, नहीं तो मैं मंजूर नहीं करूंगा। जा खैर बिश को मार दूंगा, जा अल्लाह बिश को मार दूंगा। औरतों को मारकर पैसा कमाने का शर्मनाक धंधा। पुलिस को अप्रोच नहीं करता या किसी और इदारे को अप्रोच नहीं करता और अपने तौर पे वो बैठ के इस किस्म के जो मसले हैं उनको अपने तौर पे हैंडल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। और आज जिस केस को कवर करने आए हैं वो कहानी है हयाता बीबी की। वही हयाता बीबी जिनके हवाले से हमने मार्च के महीने में एक स्टोरी कवर की थी कि एक 65 साला बूढ़ी खातून पर कारी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें इंतहाई बहिमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया था। 65 बरस की खातून, 3 शादियां, 7 बच्चे, जवान लड़के के साथ ताल्लुकात का इल्ज़ाम। कारोकारी के नाम पर होने वाले इस दर्दनाक वाक़े पर जब हमने प्रोग्राम किया था तो सोशल मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक हर जगह कारोकारी जैसी कबीह रस्म के खात्मे के लिए आवाज़ बुलंद की गई थी। अगर भाई ने बहन को कत्ल कर दिया तो FIR कौन कटाएगा, किसकी मुद्दत में कटेगी, माँ की या बाप की? जब माँ और बाप की मुद्दत के अंदर FIR कटेगी तो वो दियत का आपके पास ऑर्डिनेंस मौजूद है, वो दियत दे के या उसको माफ़ी दे के वो उसको बाहर निकाल लेते हैं। कि अगर आपने इस कारोकारी को ख़त्म करना है अपने माशरे के अंदर से तो आपको इसको भी देखना पड़ेगा कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर कारोकारी के इल्ज़ामात, यानी कि आप बहन भाई को या भाई बहन को या कोई भी एक दूसरे को औरत के ऊपर जुल्म जिस ख़ानदान के अंदर हो रहा है, अगर उसमें कत्ल हुआ है तो उस पर ये ऑर्डिनेंस इम्प्लीमेंट ना हो। कारोकारी के नाम पर जिस तरह एक बूढ़ी खातून को शौहर और सौतेले बेटे ने भयानक मौत से दो चार किया, इस लर्ज़ाखेज़ वाक़े ने पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी थी। इस वक्त टीम इंकशाफ पहुंची है मेमन गोट, जहां पर हयाता बीबी अपने तीसरे शौहर के साथ मुकीम थी और उनके साथ उसका सौतेला बेटा, उसकी बीवी और एक जो उसके शौहर की पहली बीवी थी वो भी साथ में रहती थी। और यही वो घर था जहाँ पर वो जुल्म की चक्की में पिसती रहीं और यहीं पर आखिर उनकी जान चली गई। क्या अभी तो ये घर सील हुआ हुआ है जहाँ पर वो मुकीम थी मेमन गोट में। इधर इस वक्त करीम हमारे साथ हैं, हमारे साथ शब्बीर हैं। आप दोनों साथ पहुँचे थे यहाँ पे? जी बिल्कुल, हम साथ पहुँचे थे। हमें जब इतला मिली तो हम दोनों उधर साथ, पहले हम ही अंदर जैसे गए तो वो ज़मीन पे लेटी पड़ी हुई थी। ताला लगा हुआ था या अंदर नहीं, लोग जमा हुए? नहीं, बाहर बहुत लोग जमा थे, हमें अंदर नहीं छोड़ रहे थे। बोले भाई अंदर कत्ल हो गया। हमने बोला हमारे अपना रिश्तेदार का घर है, हम जाएंगे, वो हमारी रिश्तेदार है। तब हमें वो इलाके वालों ने छोड़ा है अंदर। हम जैसे अंदर गए तो मेरे तो होश खता हो गए कि भाई ये क्या। शबीर, आपने क्या देखा उस वक्त जब आप अंदर गए? सबसे पहले क्या हुआ? मैं जैसे गया तो इससे मैंने मोबाइल ले ली, मैंने कहा इसके मैं वो पिक्चर निकालता हूँ, वीडियो बना ली। मैंने देखा तो उसका गला यूं हुआ है, तो फिर मैंने जो देखा ऐसे जो किया तो पूरा गला कटा हुआ है कुआड़ी के साथ। इस हवाले से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा से जानते हैं कि पुलिस ने अभी तक क्या किया है और पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम रज़ा। वालेकुम अस्सलाम। रज़ा, क्या सारा मामला है और ये क्या फैमिली को क्यों अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा और क्यों अभी तक कोई कानूनी ठोस कार्रवाई नज़र नहीं आई? जो तफ्तीशी अफसर हैं SIO जुल्फ़िकार साहब से उनसे बात हुई है, उनका ये कहना है कि जैसे ही मुलजिम ने मर्डर किया है उसके बाद वो यहाँ से फ़रार हो गया था, तो बाकायदा जो वहाँ की पुलिस को भी इत्तला दे दी गई है और उनका ये कहना है कि वहाँ के कुछ बाअसर अफराद हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जो पुलिस की जानिब से, यहाँ की जो पुलिस है उनकी जानिब से आला अफसरान को जो है लेटर भी लिखा गया है, बाकायदा जब वहाँ से परमिशन मिलेगी तो यहाँ से जो है पुलिस रवाना होगी। और पुलिस को ये पता है कि वो जैकबाबाद में वहाँ पर रिहाइश पजीर है और तमाम तर चीज़ें बस खाली जो कानूनी चीज़ होती है। किस चीज़ की नहीं मिल रही? एक 65 साला खातून को कारोकारी का इल्ज़ाम करके मार दिया गया है, तो ये सिंध पुलिस क्या सोच रही है? मतलब कौन सी परमिशन लेनी है, कहाँ जाना है? अब तो मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है कि इस थाने को उस थाने से रब्ता नहीं है। एक कातिल है, वो कत्ल करके गया है और अगर इतना टाइम लगेगा कि परमिशन दी जा रही है, ये ली जा रही है, वो तो फिर भाग जाए कहीं और। ये यहाँ पर तो 2 कानून हैं ही। कोई अमीर होता तो अभी तक फौरी तौर पर जो है मुलजिम अभी तक गिरफ्तार हो चुका होता। ये क्योंकि करीब हैं बेचारे, बार बार जो है चक्कर भी लगा रहे हैं थाने के, तो उनको यही जवाब दिया जा रहा है कि हम लोग कोशिशें कर रहे हैं।
इसके बाद होना तो ये चाहिए था कि हयाता बीबी के कातलों को इबरतनाक सजा दी जाती, लेकिन अफसोस सद अफसोस ये मामला अभी यही था कि एक और लाश गिर गई। बुजुर्ग हयाता बीबी के साथ कारी किए गए जवान शख्स अला बख्श को भी मौत के घाट उतार दिया गया। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इंटीरियर सिंध की नहीं बल्कि ये कराची में ये मलीर का इलाका है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। इस वक्त जो आपको ये दीवार नज़र आ रही है ये हयाता बीबी का घर है, यहाँ पर वो मुकीम थी। और जो अला बख्श जो जिस लड़के को कत्ल किया गया है, जो कि उनसे आधी उम्र से भी कम उम्र का था लड़का, उसका घर मेरे पीछे है। आइए आपको अला बख्श के घर लेकर चलते हैं। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, फैमिली क्या बात कर रही है, और ये जो कत्ल व गारत शुरू हुई भी है ये कहाँ पर रुकेगी। तो आइए पहले अला बख्श के घर चलते हैं, उसकी फैमिली से बात करते हैं। इस वक्त मैं अला बख्श के घर में मौजूद हूँ। उनके भाई खैर बख्श हैं मेरे साथ, उनके दूसरे भाई गुलाब हैं, उनके भाभी मौजूद हैं, और अला बख्श की जो बेवा हैं वो हमारे साथ हैं, और कुछ रिलेटिव्स भी हैं, और अला बख्श के 4 छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे ये बताएं खैर बख्श साहब, आप लोग कब कराची शिफ्ट हुए और आपका ताल्लुक कहाँ से है? सर हमारा ताल्लुक जैकमाबाद से है। हम लोगों को 2003 में कराची में आए। 2003 में कराची में? जी, 3 में 4 में। कितने भाई हैं? हम 3 भाई थे। अला बख्श आप लोगों से बड़ा था? बड़ा था सर वो। जैकबाद से आप लोग जब यहाँ पर आए तो कोई पहले भी रिलेटिव्स यहाँ पे रहते थे जिनको आप जानते थे? लेकिन हम लोग इधर आए तो गांव वाले दूर दूर के दूसरे थे, अलग अलग कौमें थे। अच्छा, अला बख्श आपसे बड़े थे। अला बख्श की उम्र क्या थी? उसकी 38 थी सर। अच्छा, तो वो क्या करते थे? वो हजाम का काम करते थे सर। जी हाँ, अला बख्श अपने भाइयों के हमरा इस हेयर कटिंग शॉप पर काम कर रहा था, लेकिन किसी को खबर न थी कि रोजी रोटी का ठिकाना ही कत्लगाह बन जाएगा। एक कारीगर था, एक मैं था, एक मेरा भाई था, एक मेरा बेटा यहाँ बैठा हुआ। जाए वकुआ की ये सारी सूरत हाल जब पूरी तफसील के साथ दिखाएंगे आपको तो आप हैरान रह जाएंगे कि लोग महज अपने मफाद के लिए कैसे जुल्म की इंतहा करते हैं। उनकी शादी कितने अरसा पहले हुई थी? तो तकरीबन 20 साल पहले हुई थी। और कितने बच्चे थे उनके? 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। कराची में मुकीम इस खानदान का ताल्लुक भी जैकबाद से है, और मार्च के महीने में कारोकारी के नाम पर कत्ल होने वाली 7 बच्चों की मां हयाता बीबी का ताल्लुक भी जैकबाद से था, मगर अब वो भी कराची में इसी इलाके में रिहाइश पजीर थीं। हमने मार्च में किए गए प्रोग्राम में दिखाया था आपको कि कैसे हयाता बीबी की जिंदगी मुश्किलात से दो चार थी। पहले शौहर की वफात के बाद दूसरे शौहर ने घरेलू झगड़े पर कारोकारी का इल्जाम लगाया तो मैके वालों ने उस पर एहसान करते हुए 3 माह के अंदर अंदर उसकी तीसरी शादी एक जल्लाद से कर दी। अब आपके बिल्कुल घर के सामने हयाता बीबी का घर था। जी सर। ये इन लोगों से आपका ताल्लुक कैसा था, कैसे आप जानते थे? सर ये हमारे गांव के हैं, हमारे दूर के रिश्तेदार भी हैं। अच्छा, ये आपके जानने वाले थे? जी। ये लोग कब कराची शिफ्ट हुए थे? ये अभी आए थे 2000, इनको 4-5 साल हो गए। और इनके जो साथ में हयाता बीबी घर थे इसमें कौन कौन लोग रहते थे? बाप बेटे रहते थे और उसकी बीवी रहती थी, और 2 बीवियाँ बाप के रहते थे। इनके सौतेले थे, वो भी दूसरी बीवी थी उसकी। अच्छा, आप लोगों को कब ये पता चला कि जो ये सामने वाला आदमी है, इसका नाम क्या, जो हयाता बीबी का दूसरा शौहर था? मीराज़ाद। मीराज़ाद ने इल्ज़ाम लगाया है अला बख्श पे कि उसका एक ताल्लुकात हैं इसके साथ हयाता बीबी। ये आपको कब पता चला? सर एक तो ये गलत किया है उसने, दूसरा इसने रात को 12 बजे पता नहीं कितने बजे किया, हमको सुबह को 8 बजे बताया। हयाता बीबी का जब किया था? हयाता बीबी वाली मामले की बात कर रहे हैं? हाँ, 8 बजे बताया था। अच्छा, इसने जाके अपनी बीवी को मार दिया था? वो भी यहाँ से दूर होके मलीर में पता नहीं कौन से हद पार करके उसके बाद मेरे कॉल किया था। नॉर्मली ऐसे मामलात में देखा गया है कि अगर ऐसे किसी के साथ किसी के ताल्लुकात हैं जो कि मुमकिन नहीं था बिकॉज उनकी एज बहुत ज़्यादा थी हयाता बीबी की, तो लोगों को पता होता है, ख़ानदान वालों को बात होती है कि भाई आपके आदमी जो हमारे घर में आता है या नहीं सर नहीं, कोई बात भी ऐसी नहीं है। वो हमारी माँ जैसे थे, हम लोग उसको सलूट जो माँ जैसा करते थे। वो हमारे को बोलती थी तुम मेरे बेटे हो, बेटों जैसा इज्जत करती थी। हमारी बोलती मैं आपको देखती हूँ, जो पहले बेटे हैं मेरे, मैं उनकी सूरत याद आ जाती है हमारे। ये किस कदर अफसोसनाक बात है कि हयाता बीबी अला बख्श और उसके भाइयों को अपने बेटों की तरह समझती थी, लेकिन हयाता बीबी को मारकर उसके शौहर ने जिस तरह 4 बच्चों के बाप को टारगेट किया। मुझे बोला है कि भाई
मुझे इसने बेगुनाह मारा क्यों, आखिरी सांस तक उसने मुझे यही बोला। कारोकारी के नाम पर जिस तरह खुलेआम दहशत फैलाई गई, ये कहानी मुआशरे को झंझोड़ने वाली है। वो आप लोगों को बेटा कह दीजिए। जी, हम लोग बेटे जितने ही थे सर उसके, हमारे से उसके बेटे हमारे से बड़े हैं। ऐसा किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई इस तरह की इस तरह बात से भी बात करेगा कि करेगा। अल्लाह बख्श का जो चक्कर है वो हयाता बीबी से कुछ चल भी रहा है। जहन में नहीं था सर। अल्लाह बख्श को उसके साथ इतने, उसके ज़हूर के साथ इतनी दोस्ती थी गहरी उसकी, एक दूसरे के साथ खाना पहले नहीं खाते थे। किससे दोस्ती थी? ज़हूर के साथ, उसके बेटे के साथ। अच्छा, बिल्कुल एक दूसरे के साथ खाना खाते थे। एक और ज़हूर के बच्चे जब बीमार हो जाते थे, सारी रात वो भाई मेरा बंदे लेके जाता था फ़ोन के लिए अस्पताल में। लेकिन वो भाई मेरा एक तो जहनी मरीज़ हो गया, बोला मैंने इसके साथ इतने एहसान किए हैं, उसके बावजूद इसने मेरे पर एक गलत इल्ज़ाम माँ का क्यों लगाया, ये तो हमारी माँ है, कोई छोटे लगाता, कोई और औरत होती लगाता। इस जहन से वजह से सोच सोच के आधा पागल मेरा भाई हो गया था। अल्लाह बख्श कैसे ना पागल होता, उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो सरासर झूठ पर मबनी था, क्योंकि हमने हयाता बीबी के कत्ल के वक्त जो प्रोग्राम किया था उसमें ये बात वाज़ेह हो गई थी कि हयाता बीबी को मारने की वजह नाजायज़ ताल्लुकात नहीं बल्कि उसके जेवरात थे। इसने बोला कि ये आप सोना मुझे दे दें तो मैं कोई कर्जदार हूँ, किसी के पैसे देने हैं अच्छा, मुझे। उसने ये भी मैं बताता चलूँ कि उसने गाँव में पैसे नहीं मांगे। जब वो मीर हज़ारा जो बारानी वहाँ पर रह रहा था, उसने वहाँ पैसे नहीं मांगे। वहाँ पे क्योंकि पैसे होंगे, ज़मीनें थी, थोड़ा खुशहाल था वहाँ पे। लेकिन जैसे ही वहाँ से झगड़ा करके वो यहाँ पर आ गया कराची, तो यहाँ पर उसका सिस्टम नहीं चल रहा था, उसमें से पैसे वगैरह नहीं थे, तो उसने अपनी उसकी नज़र पड़ी बीवी के उन जेवरात पे जो कि उसके पहले शौहर से थे, और उसने कहा कि ये तुम मुझे दे दो, मैं इससे प्लॉट ख़रीदूँगा और इससे कोई अपना सिस्टम चलाऊँगा। तो हयाता बीवी ने मना किया। हाँ सर, हयाता बीवी ने उसको मना कर दिया। इसने प्लाट का ऐसा कोई नाम नहीं लिया। इसने बोला कि ये बस अब मेरे निकाह में हो, ये मेरा है और किसी का नहीं है। उसने बोला मेरे यतीम बच्चे हैं, ये उनकी अमानत है, और कल को अगर मुझे कुछ हो भी जाए, अपनी मौत जाऊँ भी, ये मेरे चाचा को वसीयत है कि ये मेरा सोना मेरे बेटे और मेरे जो मजलूम बच्चे उनके हैंड ओवर किया जाए। तो हमें ये इसने बताया था। तो इसने बोला मैं कर्जदार हूँ, आप मुझे दोगी हर हाल में, अगर नहीं दोगी तो इसका अंजाम आप बुरा देखोगी। आपको पिछली कहानी में तो हमने बताया था मार्च में जो कुछ हुआ था हयाता बीबी के साथ, कि उस पर उसके जेवरात का सारा मामला था, जेवरात देना चाहते थे, जो पुलिस ने हमें बात बताई थी। अब उसमें कितनी सच्चाई थी वो तो बात नहीं है, लेकिन इन्होंने जो बात बताई कि अल्लाह बख्श जो है वो इस बात पे वो कहता है कि मेरी तो माँ की तरह थी ये, और ये बाकी भी ये कह रहे हैं कि खैर बख्श भी कह रहे हैं, गुलाब भी कह रहे हैं कि हम तो उसको माँ की तरह समझते थे। गुलाब, जिस वक्त हयाता बीबी का कत्ल होता है जी सर, और फिर वजह सामने आती है कि जी कारी करके मार दिया है जी सर। एक 65 और 70 साल खातून को, बूढ़ी खातून को, जिनको बेटों की तरह समझती थी, इन्हीं के भाई के साथ उसका एक उस पर इल्ज़ाम लगा के उसको कुल्हाड़ियों के वार करके मार दिया था। जी सर। तो उसके ऊपर आपके भाई अल्लाह बख्श का क्या कहना था? असल मसला ये है कि वो लोग एक तो शुरू से ही ऐसे ही हैं, पीछे गांव से ही, ठीक है। तो असल मसला ये है कि ये आपस में दोस्त रह चुके हैं, अच्छे खासे दोस्त रह चुके हैं। उनकी बावजूद में जब पोस्टमार्टम आप देखोगे हयाता बीबी का, तो उसका कत्ल हुआ है तकरीबन 9 के 10 के दरमियान में, ठीक है। रात को 11 बजे तक मेरे भाई के साथ ज़रूर है, रात के 11 बजे तक होटल में, वहीं पे भाई मुझे बोल रहा था कि ज़रूर उसी दिन परेशान था बहुत, क्या वजह, इधर भाग रहा था, उधर भाग रहा था। तो सर उसको तो समझ नहीं आई सर। उस 2 रात अल्लाह बस को, वही 2 रातों में घर पे था ही नहीं। इसकी गवाह है हमारे पास, बुखारी है, तिब्री हॉस्पिटल का डॉक्टर है, उसकी फैमिली गई हुई थी गांव में, तो उसकी थोड़ी मैदे का मसला था, उसके किडनियों का मसला था, उसी के साथ था ताकि मुझे तकलीफ़ हो जाए, ताकि आप मुझे अस्पताल पहुंचा सको। दोनों रात पे वहीं था सर। जब ये अभी भागे हैं सुबह को, तकरीबन नमाज के टाइम पे भागे, तकरीबन मेरे भाई में यहीं सोया पड़ा था, गेट हमारा खुला हुआ था। सुबह को औरत आई है, चाय दे के गई है, उनकी खाना दे के गई है, सुबह का नाश्ता दे के गई है। किया जा चुका था सर, इसी घर में किया था, इसी घर में सर, ठीक है। उसके बाद कत्ल करने के बाद उस घर की खातून इधर आई हैं सर, सुबह आई हैं, सुबह को नाश्ता दे के, कुछ भी नहीं बताया कि घर में कत्ल हुआ, कुछ बस वो ऐसे वो मतलब कि अपने आप को बिल्कुल संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन हमारे को तो पता नहीं था। मैं इसी चारपाई पे सोया पड़ा था, ठीक है। फिर ये भाग गए, तकरीबन 8 बजे मेरे भाई को कॉल की उसने कि भाई हमने ये कर दिया है और आपके भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया हमने। तो उसी दिन से सर ये फ़रार हो गया।
अला बख्श को जब ये खबर मिली कि उस पर कारी होने का इल्जाम लगा है तो वो फरार हो गया, लेकिन उसके बाद हयाता बीबी के शौहर ने कारोकारी की आड़ में कैसे पैसों का मुतालबा किया, पैसे ना मिलने की सूरत में कैसे फिर से गैरत की आग भड़क उठी, कैसे हेयर कटिंग शॉप पर खेला गया भयानक खेल। पहली गोली लगी तो नीचे बैठ गया, दूसरी गोली लगी तब जाके यहाँ पे भी क्रॉस होके ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। फांसी आवे से गोली लगे से सदा हाथ ठरे सदे बच्चे बाल रुवाने सब। कब तक कारोकारी के नाम पर लाशें गिरती रहेंगी? मुझे बोला है कि भाई मुझे इसने बेगुनाह मारा क्यों, आखिरी सांस तक उसने मुझे यही बोला। एक और दिल खराश वाकया, हेयर ड्रेसिंग शॉप में खूनी खेल। पहली गोली लगी तो नीचे बैठ गया, दूसरी गोली लगी तब जाके यहाँ पे भी क्रॉस होके हयाता बीबी के बाद 4 बच्चों का बाप भी मौत के घाट। यही बोला गया अगर इतने पैसे रखोगे तो फिर मैं मंजूर करूंगा, नहीं तो मैं मंजूर नहीं करूंगा, जा खैरबश को मार दूंगा, जा अलाबश को मार दूंगा। औरतों को मारकर पैसा कमाने का शर्मनाक धंधा। पुलिस को अप्रोच नहीं करता या किसी और इदारे को अप्रोच नहीं करता और अपने तौर पे वो बैठ के इस किस्म के जो मसले हैं उनको अपने तौर पे हैंडल करते हैं। अब ये बड़ी समझने वाली बात है कि कारी वाला सिस्टम है क्या। उसमें ये होता है कि अगर आपको शक है किसी खातून पे, स्पेशली अगर वो आपकी रिलेटिव है, तो पहले तो आप उसको कत्ल कर देते हो, सिर्फ शक की बिना पर ही आपने कत्ल कर दिया। उसके बाद जिसके साथ ताल्लुकात का शक होता है फिर उनको बताते हैं कि हमने अपनी लड़की तो मार दी है, अब तुम्हारे लड़के को हम मारेंगे, या तो मारेंगे या फिर हमें पैसे दे दो। यही होता है। ब्लैकमेल है सर, बिल्कुल ब्लैकमेल। ये इस तरह से ब्लैकमेलिंग करते हैं। और मैं फिर बता दूं कि ये मैं कराची में बैठ के ये बात कर रहा हूँ कि ये कारोकारी की फरसूदा जो रिवायत है यहाँ पर चल रही है, और इसमें इनके गांव के बड़े भी शामिल हैं जो कि जैकाबाद के करीब आपका गांव है। जी सर। उसके बाद ये आपको कॉल करता है ज़हूर। जी सर। किसको कॉल करता है? भाई को। क्या कॉल करके कहता है ज़हूर? सर डरा हुआ था, मेरे को बोल रहा है खैरबश भाई मैं तुम्हारे भाई अलाबश के साथ है, मेरी माँ हयाता जो है मेरा बाप उसको कत्ल करके जा रहा है कारो कराए दे के। तो मैंने तो बोला तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, हमारी तो माँ लग रही है वो। बोले हाँ, बस ऐसे करके बंद कर दिया मोबाइल, गाल दे के मेरे को बंद कर दिया। फिर उसके बाद हमारा फैसला हुआ पंचायतों में हुआ है, लेकिन अच्छा, हम लोग गाँव चले गए, फिर आप पंचायत में गए। पंचायत क्या होती है, उसमें कितने लोग थे? सर पंचायत में होते हैं 8-10 बंदे होते हैं, बड़े गाँव के। जी। उन्होंने क्या फैसला किया? उन्होंने यही फैसला किया कि इसने अपनी बीवी कत्ल की है, कत्ल नहीं करता तो फिर आप लोगों को इल्ज़ाम नहीं आता, लेकिन कत्ल तो सर वो ये पूरे गांव को पता है कि वो धमकाता था बीवी अपनी को, मेरे को सोन के बालियां दे नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। जेवरात हथियाने के लिए बीवी को मारने के बाद नाम नेहाद गैरतमंद ने मजीद पैसा हथियाने के लिए अला बख्श पर इल्ज़ाम लगाया और जैकब आबाद में पंचायत बुला ली। नाम नेहाद पंचायत, वहाँ पंचायत होती है, पंचायत में वहाँ के बड़े बैठते हैं। आपसे कितने पैसे मांगे गए? हमारे को 10 लाख बोला गया था सर। तो आप लोगों का भी तो वो गांव था, आप लोगों ने नहीं कहा कि भाई ऐसा कोई मामला नहीं था? उस औरत तो सबको पता था सर, हमारी माँ की जगह वो औरत, तो सबको पता था, सब यही मानते हैं कि गलत किया है इसने, ये तुम्हारी हक नहीं है इसमें, लेकिन गलत किया है। लेकिन हमारा जो है रवायती चल रहा है, इसके हिसाब से आप लोगों को इसको मुंह देना, क्योंकि कल हो सकता है आप लोगों को नुकसान पहुंचा के रह जाए। ये इंतहाई शर्मनाक और ख़तरनाक रिवायत है। सवाल ये है कि कारोकारी के ऐसे मामलात में पंचायतें तो लगाई जाती हैं, लेकिन कानून से मदद क्यों नहीं ली जाती? मसला ये होता है कि आम आदमी जो है इस किस्म की जब सिचुएशन बनती है तो वो पुलिस को अप्रोच नहीं करता या किसी और इदारे को अप्रोच नहीं करता और अपने तौर पे वो बैठ के इस किस्म के जो मसले हैं उनको अपने तौर पे हैंडल करते हैं। ये बेसिकली लोगों में इतनी तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है या अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं। अगर ये लोग पुलिस के पास आएँ, इनकी प्रॉपर FIR होनी चाहिए। कोई भी थ्रेट करता है उसकी भी FIR होती है, अगर कोई पैसे मांग रहा है तो उसके लिए भी उसकी FIR होनी चाहिए। तो वो उनको ये राइट है, वो किसी वक्त भी आएँ, अपनी FIR कराएं, हम फर्दर उसके लिए FIR भी करेंगे और मुलजमान को गिरफ्तार भी करें। जब उन्होंने पैसे दिए तो उन्होंने कहा कि पंचायत बैठी थी वहाँ पे,
जैकोबाद में। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जो इस तरह के अपने कानून को हाथ में लेके पंचायतें बनाते हैं, उनके हवाले से कानून क्या कहता है, और क्या ये गैर कानूनी है कि वो उन्होंने फ़ैसला कर दिया कि जी आप 5-10 लाख रुपए दे देंगे तो ये हो जाएगा? क्या वो लोग भी मुल्ज़िम है, बराबर के शरीक हैं इसमें, जो इस तरह की चीज़ कहते हैं? बिल्कुल, ये सारा गैर कानूनी है, अमल है। और अगर ये बताएंगे, अगर किसी ने इस तरह का कोई जरगा किया या इसमें कोई उनके ज़िम्मेदार लोग हैं, अगर ये आगे जो भी है, वो कोई भी है, हमें देखें ना, एक रिटर्न में एप्लीकेशन देते, हम उसमें FIR करेंगे और उसमें जिन लोगों को पैसे दिए गए हैं और जिस जगह में वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने फैसला किया है, ये उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह पैसे ना मिलने पर मुल्ज़िमान की नाम नहाद गैरत जाग उठी, कारोकारी के नाम पर वो जिस तरह सारी हदें फलांग गए, ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जब ये हो गया, मार्च में सारा सिलसिला होता है, फिर पंचायत बैठती है, फिर आप लोगों को कितने पैसे देने का कहा गया? सर हमारे को तकरीबन 2 महीने का टाइम दिया गया, 4 लाख का। ठीक है, आप लोगों ने वो पैसे दिए? जी सर, हमने किसको दिए? हमने दिए सही अली मामन सर उनके जो है खादिम हुसैन जो है, आपको तस्वीर दी है हम लोगों ने, उसका जो है, और जहूर का जो है बहन का शोहर भी है। लेकिन हम लोग अली मोहम्मद को पैसे दे के आए, उसी ने जाके फ़ोन किया उसको, खादिम हुसैन को, आके पैसे ले जाओ। खादिम हुसैन लेके पैसे उन लोगों को एक पैसा नहीं दिया उसने। खादिम हुसैन ने पैसे ना पहुंचाए और ऐसे में एक बार फिर मुल्जिमान हुए गजबनाक। कैसे इस फैमिली को किया गया ब्लैकमेल, कैसे हेयर ड्रेसिंग शॉप में सबके सामने खेला गया खूनी खेल। एक कारीगर था, एक मैं था, एक मेरा भाई था, एक मेरा बेटा यहाँ बैठा हुआ। ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। फांसी आवे से, गोली लगे से, सदा हाथ ठरे, सारे बच्चे बाल रुवाए न सब। कब तक कारोकारी के नाम पर लाशें गिरती रहेंगी? मुझे बोला है कि भाई मुझे इसने बेगुनाह मारा क्यों, आखिरी सांस तक उसने मुझे यही बोला। एक और दिल खराश वाकया, हेयर ड्रेसिंग शॉप में खूनी खेल। पहली गोली लगी तो नीचे बैठ गया, दूसरी गोली लगी तब जाके यहाँ पे भी क्रॉस हो गई। हयाता बीबी के बाद 4 बच्चों का बाप भी मौत के घाट। यही बोला गया, अगर इतने पैसे रखोगे तो फिर मैं मंजूर करूंगा, नहीं तो मैं मंजूर नहीं करूंगा, जा खैरबश को मार दूंगा, जा अलाबश को मार दूंगा। औरतों को मारकर पैसा कमाने का शर्मनाक धंधा। पुलिस को अप्रोच नहीं करता या किसी और इदारे को अप्रोच नहीं करता, और अपने तौर पे वो बैठ के इस किस्म के जो मसले हैं उनको अपने तौर पे हैंडल करते हैं। एक तो मैं ये कहता हूँ कि सिंध पुलिस को इस पे देखना चाहिए कि 2 कत्ल हो चुके हैं इन 5 से 6 महीने के दौरान, और 2 बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं, और उसके ऊपर इनसे ब्लैकमेल करके पैसे लिए जा चुके हैं। इन सबको नॉमिनेट करना चाहिए। ये पाकिस्तान में और ये सिंध में कौन सा कानून चल रहा है, किस कानून के तहत ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और पुलिस क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है? और ये एक गरीब फैमिली है, ना जाने किस तरह से पैसे इकट्ठे किए होंगे, और वहाँ पर उन पैसों को भी हम लोगों ने बच्चों को शाम को सिलानियों पे लेके जाते थे। ये 2 ईदें जो गुजरी, हम लोग के बच्चों के पास कपड़े नहीं थे, पैसे जमा करके हम लोगों ने इन लोगों को दिए। आपने कब ये पैसे अदा किए? ये सर अभी 2 महीने हुए। 2 महीने हुए, 9 महीने के। और आपने पुलिस को नहीं बताया कि क्या कर रहे हैं? सर सारा पता है पुलिस को। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सिला जो होता है ना, इस पे फैसले का होता है, फैसले के बाद ये चीज़ देनी पड़ती है। ये भी हुआ कि फैमिली जो थी उनसे मेरे अभी इंटरव्यू करके मैं आ रहा हूँ, उनका ही कहना था कि हमने पुलिस को बताया, क्योंकि जब इनको ब्लैकमेल किया जा रहा था कारोकारी के नाम पे, जब हयाता बीवी को मर्डर कर दिया था, उसके बाद उनको ब्लैकमेल कर रहे थे कि मैं इतने पैसे दो, नहीं तो हम मार देंगे अला बख्श को। तो कह रहे कि उसके बाद पुलिस की तरफ से कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आई कि अगर उस वक्त प्रोटेक्ट किया जाता तो आज शायद 4 बच्चों का बाप जिंदा होता। ऐसी बात नहीं है। जब भी कोई हमारी नॉलेज में कोई इस किस्म की कंप्लेंट्स आती हैं और पुलिस के पास कोई भी चीज़ आती है तो हम उस पर फौरी कार्रवाई करते हैं। इन्होंने कोई भी हमसे कांटेक्ट नहीं किया, न किसी हमारे SIO से या कि SHO से इन्होंने कांटेक्ट नहीं किया। अपने तौर पे इनको अगर पैसे दिए हैं तो उन्होंने अपने तौर पे दिए हैं। तो इस किस्म की ये चीज़ें जैसे होती हैं कि अगर हम मुद्दई आके पुलिस को सारी सिचुएशन अगर बताता है तो डेफिनेटली ये वाक़या रूनुमा नहीं होता और पुलिस पहले से कार्रवाई कर लेती है। कार्रवाई ना हो सकी और मुल्जिमान मनमानी करने लगे। तो उन्होंने 10 लाख मांगे थे, आपने पहली किस्त 4 लाख की दे दी थी। 1 लाख रुपए शुरू में देते हैं, जो फैसला हो जाता है उसी पे। 2.5 लाख रुपए मैंने बाद में दे के आया हूँ। अच्छा, ये उस फैमिली की मर्जी होती है, जितने मर्जी पैसे रख दे। वो
हाँ यही चीज़ होती है सर उन लोग के हिसाब से, क्योंकि उसने चक्कर ही पैसों के लिए किया हुआ था ना सारा कुछ। उसने कहा कि इस तरह से पैसे कमाने का आसान तरीका है कि हाँ। घर की औरत को मार दो, दूसरे घर पे इल्जाम लगा दो, और फिर हमारे यहाँ रिवायत ये है कि फिर आपको पैसे देने पैसे पड़ेंगे। देने पड़े सर, यही रिवाज है उनका, क्योंकि उसने चक्कर यही किया और जिसने फैसला किया उसको यही बोला गया अगर इतने पैसे रखोगे तो फिर मैं मंजूर करूंगा, नहीं तो मैं मंजूर नहीं करूंगा, या खैरबश को मार दूंगा या अलाबश को मार दूंगा। उसके बाद आप लोगों ने 1 लाख शुरू में दिया, फिर 2.5 लाख बाद में दिए, 3.5 लाख रुपए आपने दे 3.5 दिए। लाख रुपए टोटल कितने देने थे आपने? टोटल हमारे 10 लाख बोले गए थे। 10 लाख बोले थे। जी। अब आपने नई किस्त देनी थी? नहीं किस 9 महीने को देनी थी। 9 अगस्त में देनी थी। जी सर। और उससे पहले इसने जाके मार दिया? उससे पहले 13 तारीख को इसने मार दिया। तो अगर उसको पैसे आने वाले थे तो उसने क्यों मारा फिर? वो इसलिए मारा सर, उसने बोला पहले पैसे मेरे को नहीं मिले, पहले पैसे उसका अपने कज़न के साथ उसने झगड़ा किया है, बोला इतने पैसे मेरे को मिले, तुमने अपना केस इधर किया, अपना मसले हल किया, हमारे को नहीं मिले, मैं जाता हूँ खैरबश को मारता हूँ, जालाबश को मारता हूँ, इन दोनों को मैं किसी को मारूंगा। उसके बावजूद भी उन लोगों ने हमारे को इतला नहीं दिया है कि ये मसला ये करके कराची में आया हुआ है, फिर भी हमारे को उसने नहीं बताया। आप उनकी बेवा हैं? जी दा। तो आप ये हयाता बीबी से जानती थी उनको? हाँ मिलती थी? हाँ हाँ आपको था कि आपके शौहर हाँ, भी चक्कर हो सकता है उसके साथ? ना ना ना, वो पुत्र होंदास, वो बेटा बना हुआ था? बेटा सब बेटा, इन्ना को भी बेटा करें दिया, वो कोई बेटा करें दिया। और उन्हें एक चीज़ से 2 शिकार किए, बीवी से जेवर मांग रहे थे, बीवी ने जेवर नहीं दिया, और वो 65-70 साल की औरत थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो जेवर नहीं अपना दे रही, तो यूं करते हैं कि इस पे इल्ज़ाम लगाते हैं, इनके ये भी कुछ पैसे कमा रहे हैं, इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो यहाँ से भी पैसे मिल जाएंगे और यहाँ से भी हो जाएगा, और ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। पैसा ना मिलने की सूरत में कैसे हेयर कटिंग शॉप में अल्लाह बख्श को उतारा गया मौत के घाट। टीम इंकशाफ ने जाए वक़ुआ पर तहकीक की तो सामने आए कौन से हौलनाक इंकशाफात। मुझे बोला कि भाई मुझे इसने बेगुनाह मारा क्यों, आखिरी सांस तक उसने मुझे यही बोला। पुलिस ने जुल्म ढाने वालों के खिलाफ अभी तक की है क्या कार्रवाई, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। फांसी आवे से, गोली लगे से, सदा हाँ ठहरे, सारे बच्चे बाल रुआ न सब। कब तक कारोकारी के नाम पर लाशें गिरती रहेंगी। मुझे बोला है कि भाई मुझे इसने बेगुनाह मारा क्यों, आखिरी सांस तक उसने मुझे यही बोला। एक और दिल खराश वाकया, हेयर ड्रेसिंग शॉप में खूनी खेल। पहली गोली लगी तो नीचे बैठ गया, दूसरी गोली लगी तब जाके यहाँ पे भी क्रॉस हो गई। हयाता बीबी के बाद 4 बच्चों का बाप भी मौत के घाट। यही बोला गया अगर इतने पैसे रखोगे तो फिर मैं मंजूर करूंगा, नहीं तो मैं मंजूर नहीं करूंगा, या खैरबश को मार दूंगा या अलाबश को मार दूंगा। औरतों को मारकर पैसा कमाने का शर्मनाक धंधा। पुलिस को अप्रोच नहीं करता या किसी और इदारे को अप्रोच नहीं करता, और अपने तौर पे वो बैठ के इस किस्म के जो मसले हैं उनको अपने तौर पे हैंडल करते हैं। मैं मेमन कोट बाज़ार में उस दुकान पर मौजूद हूँ जो कि इन तीनों भाइयों की हेयर ड्रेसिंग की दुकान थी। अली हसन हेयर ड्रेसर नाम है इनका, और वो 13 अगस्त की रात थी, लगभग यही वक्त था मगरिब और इशा के दरमियान का, क्योंकि 13 अगस्त था तो बहुत सारे यंगस्टर्स जो होते हैं वो उस दिन अपनी हेयर कटिंग वगैरह के लिए आते हैं, ईद पे जाते हैं, तो उस दिन भी रश होता है, तो दुकान पर रश था और लोग यहाँ पर मौजूद थे। मुझे ये बताओ गुलाब, कितने कस्टमर बैठे हुए थे? सर तकरीबन एक कारीगर था, एक मैं था, एक मेरा भाई था, एक मेरा बेटा यहाँ बैठा हुआ था। आपका जो बेटा था वो अपने चचा के साथ बैठा हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे 2 कस्टमर थे? जी सर, मैं यहाँ पे काम कर रहा था, ऐसे आप हेयर कटिंग कर? बैक सेट थी सर, तो भाई यहाँ पे बैठा हुआ था सर इस जगह पे, तो ये भी गोली का निशान है सर, ये भी नीचे गोली का निशान लगा हुआ है। अच्छा। भाई जब पहली गोली लगी तो नीचे बैठ गया, दूसरी गोली लगी तब जाके यहाँ पे भी क्रॉस हो गई है। अच्छा, आपका मुंह इस तरफ था, ठीक है, आपको पता नहीं चला। आपने कहा कि उस रात क्योंकि 13 अगस्त थी, लोग बच्चे जो हैं पटाखे फोड़ रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी, तो आपको लगा कि वैसे को पटाखा चलाया? सर जी सर, वैसे भी मोहल्ले के बच्चे ऐसे पटाखे फोड़ते रहते हैं, हमारे को डराने के मजाक मस्ती करते रहते हैं सर, तो मैंने वही समझा ना। जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो मेरा भाई नीचे बैठा हुआ था, तो मैंने यूँ देखा कि इसी भाई की जगह पे ज़हूर खड़ा था यूँ, तो मेरा भाई वहाँ पे बैठा हुआ था। यहाँ पर किस किस को देखा? ज़हूर सामने एक बैग थी, एक इस साइड बैग थी सर। हाँ। जी सर। ज़हूर आपको नजर आया, दूसरा जी आपको नजर सर, नहीं आया? दूसरा मेरे को नजर नहीं आया। अच्छा, आपके भाई यहाँ बैठे थे, उनको एक गोली लगती है वो नीचे बैठ जाते हैं? जी सर।
फिर मुझे बोला कि भाई पकड़ इसको, तो वहीं से मेरे बेटे ने चिल्लाना शुरू किया, अबू चाचू। तो मेरा जहन बिल्कुल खो गया, मुझे कुछ पता नहीं चला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आपके भाई कहीं पे खून बहा? खून ज़्यादा नहीं बहा सर, खून ज़्यादा नहीं बहा? नहीं सर, खून ज़्यादा नहीं बहा, खून अंदरूनी तौर पे चला है। अंदरूनी तौर पे ब्लीडिंग हुई, उनको बाहर ब्लीडिंग नहीं हुई? जी सर जी। फिर उसके बाद क्या हुआ आपके, क्योंकि ज़्यादा रात भी नहीं थी और इस टाइम पे तो सारे यंगस्टर बाहर निकले भी होते 13 अगस्त की रात जी को। तो सर, जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैं चिल्लाने लगा, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेहरबानी करो, मुझे गाड़ी दो, मेरे भाई को अस्पताल पहुंचाओ। फिर एक रास्ते वाले ने मेरी मदद की, कार गाड़ी वाले ने, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। उसने अस्पताल पे पहुंचाया, वहाँ पे SHO साहब पहुँच गए, SHO साहब की अच्छी कार्रवाई हुई। उसके बाद जो है हमने जना हॉस्पिटल ले गए, मेरे से बात करता हुआ जा रहा था, मुझे बोला है कि भाई मुझे इसने बेगुनाह मारा क्यों, आखिरी सांस तक उसने मुझे यही बोला। जो भी इस वक्त आपके इलाके में देख रहा है, स्पेशली जैकबाद के उस गांव में जहां से इनका ताल्लुक है, आप लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए किस तरह से एक बेगुनाह की जान लेकर वो आखिरी वक्त तक ये कहता रहा कि मेरा हयाता बीबी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। अगर मैं उसको कुछ समझता तो अपनी माँ की जगह समझता था। अब ये ज़हूर जो है और उसका जो बाप है मीर आज़ाद और ये बाकी लोग जो हैं, इनकी अपनी मिली भगत है, वो भी सिर्फ पैसे बनाने के लिए। मैंने पहले भी कहा कि इससे बड़े क्या होगा कि आप घर की औरतों को जान से मारने के बाद उसके बाद आप उस पर पैसा खाएं। इससे ज़्यादा गिरा हुआ इंसान मेरा नहीं ख्याल इस दुनिया में हो सकता है। गैरतमंद बंदा जो है ना, सबसे पहले तो गैरतमंद बंदा इंसान मर्द को भी मारता है, औरत को भी मारता है, खुद को पुलिस स्टेशन के हवाले करता है, तो वो होता है गैरतमंद। गैरतमंद बंदा एक को मार के फिर छुप के वार करके भाग नहीं जाता। गैरतमंद बंदा ये ऐसा नहीं होता सर। गैरतमंदा उनको देखिए, गैरत में तो ये तो मैं इस फिनोमेने को नहीं मानता कि आप गैरत में किसी की जान ले लें। जान लेने का काबू किसी ने भी नहीं दिया हुआ। इस्लाम ने हर चीज़ का तरीका बताया हुआ। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, उसकी सज़ा किया है और उसके भी सारे तरीक़ेकार हैं, उस पर कानून पाकिस्तान में मौजूद है, उसको फॉलो करना चाहिए। आप लोग जब यंगस्टर्स हैं जो देख रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो खुद खुदारा अपने बड़ों को समझाएं। जो गरीब ख़वातीन देख रही हैं, जो इतने अरसे से भीड़ चढ़ती आई हैं इस कारोकारी के, वो ख़वातीन अपने घरों में लोगों को बोलेंगे कि बस कर दो ये जहालत की रस्म, बस कर दो बेगुनाह लोगों की जान लेना। वो 4 बच्चों का बाप था, इतने इतने बच्चे हैं उसके, खाने और घर में कुछ नहीं है, और उसने नाम नेहाद गैरत बल्कि ब्लैकमेलिंग, मतलब औरत को मार के फिर उसकी जान, दूसरे के बंदे की जान लेने के दर पे उसने 2 घर बर्बाद किए और अब भी भूखा प्यासा कहीं खून का प्यासा हुआ फिर रहा है। तो ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाइए, उनको इबरत का निशान बनाइए, ताकि आइंदा ये जो फजूल और बहुत ही घटिया किस्म की घिनौनी कारोकारी की रस्म है, इसी कोई और लड़की या लड़का कोई भी भींट ना चढ़े। बाकी अवामिल के साथ साथ कारोकारी का खात्मा तभी मुमकिन है जब जुल्म ढाने वाले को कानून का डर हो, जब उन्हें इबरतनाक सजाएं मिलें। लेकिन इस केस में अभी तक क्या हुई है पेशरफ? अब आप सब मुझे बताइए कि क्या सारा मामला था। हयाता बीबी का कत्ल मार्च में हुआ, उसके बाद अब ये अगस्त में फिर एक मर्डर हो जाता है, दोहरे कत्ल की वारदात होगी कारोकारी के नाम पे। क्या इन्फॉर्मेशन है? ये बिल्कुल कारोकारी के नाम से। इससे पहले जो इनकी हज़ार खान की जो बीवी थी हयाता, वो 65 ईयर ओल्ड एक लेडी थी, उसको कत्ल किया। उसके बाद फिर उनके साथ दूसरे एक बाद में कत्ल हुआ है, ये अभी जो रिसेंटली हुआ है, जिसके अंदर हज़ार खान जो उस औरत का शोहर है वो भी गिरफ़्तार है। बाकी इसका बेटा जो है वो अभी मफरूर है। हमने अभी टीमें बना के हम भेज रहे हैं जैकबाद उधर जो उनके पीछे हैं, तो इसमें वो भी गिरफ़्तार हो जाएगा। ये है वो मनाजिर जब मीर हजार लाशारी को गिरफ्तार किया गया। ये मुलजिम हयाता बीबी के कत्ल केस में भी मुलव्विस था। अगर उसे उस वक्त ही हिरासत में ले लिया जाता तो शायद ये हालिया दर्दनाक वाक़या ना होता। आप क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? क्या होना चाहिए? ज़हूर, ये खादिम हुसैन और ये जो सर, इनको सज़ा होनी चाहिए, ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि आइंदा अल्लाह ऐसी कदम कोई नहीं उठाए, किसी का घर बर्बाद नहीं करें जैसे हमारा किया गया है। वो हमारे को पता है। अभी हम लोग 13 तारीख से बैठे हुए हैं खाने के लिए, काम के लिए। मोहल्ले वाले कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, काम पे भी नहीं जा सकते बच्चों को छोड़ के। हम 2 भाई हैं, क्या करें? दुकान जिस पे काम करते थे उसी दुकान में दुकान मालिक ने छीन लिया अपना। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लोग सबसे यजीज़ हो चुके हैं। सर इनको सबसे पहले तो फांसी दी जाए, क्योंकि ये इसी दुनिया के रहने के काबिल नहीं है। ठीक है सर, मेन मसला ये है कि ये अभी इस दुनिया के काबिल नहीं है। इनको सज़ा दी जाए। हमारी गुजारिश है हुकूमत से, IG सिंध से, DIG से और वज़ीर आला से कि हमारी कुछ मदद किया जाए और हमारे को कुछ सिक्योरिटी दी जाए। हमारे को जान को ख़तरा है और हमारे बाद अगर कुछ हमारे को हो गया तो उसका ज़िम्मेवार सर कानून होगा। बेगुनाह बेकसूर मध्ये मोडसुक मारेस, है ना? बेगुनाह बेकसूर
नंढड़े बच्चे ने मेरे 4 ना कोई खाण वाला ना पिलाण वाला एदू मेरे देरन इन्हां दी कारोबार बंद है अञा ही धमकियां देंदा पे मारण दी गिरफ्तार करो ना ता फांसी आवे सा गोली लगे सा सदा हां ठरे साडे बच्चे बाल रुवाए ने सब खावण पीवण दा काशे कोन सर नंढड़े बाल रुवाए ने ये आपके अब ये प्रोग्राम वहाँ जैकोबाद में भी देखा जाएगा, इनके गांव में भी देखा जाएगा। वहाँ पर जो अफराद हैं वो भी मोबाइल पे लगा के देख रहे होंगे। आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि आपने इस तरह का सांप अपने इलाके में पाला हुआ है जो इस तरह से लोगों के घर बर्बाद करता फिर रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, इनके पास खाने को नहीं है और वो अपनी नाम नेहाद गैरत का प्रचार कर रहा है। और गैरत क्या है? पैसे लेने। कारोकारी जैसी जाहिलाना रस्म का खात्मा करने के लिए जहां अफराद माशरे को अपना किरदार अदा करना है, वहीं रियासत को भी चाहिए कि ऐसी पंचायतें लगाने वालों और नाम नेहाद रस्में निभाने वालों को निशाने इबरत बनाएं। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।